Uh, Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible? Audio video clear, beta?
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में किसी की ऑडियो चली जाए, किसी की वीडियो चली जाए, तो मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपना रिज्वाइन कर लेना या रिफ्रेश कर लेना तो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमेंट करने से पहले अपना रिज्वाइन या रिफ्रेश करके देखना क्लास को। ठीक, चलिए सेक्शन 16 हमारा चल रहा था। सेक्शन 16 में हमने सारे क्लॉजेस कर लिए थे। ठीक, सारे क्लॉजेस में जो लास्ट क्लॉज था, ठीक है, वो बात करता था मूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो अंडर डिस्ट्रेंट हो, ठीक है, या फिर अंडर अटैचमेंट हो। अगर कोई प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से सुनते रहना, कल लास्ट में जो फ्रिक्वेंटली जो सवाल आ रहे थे वो सवाल पहले ये पढ़ के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो अंडर डिस्ट्रेंट है या अंडर अटैचमेंट है, क्लियर। अगर ऐसी प्रॉपर्टी का रिकवरी का सूट आपको फाइल करना है, रिकवरी का सूट हमें क्या करना है, फाइल करना है, तो कहां पर होगा, जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक, अब एक बच्चे ने, अब ये सिस्टम ये दिया हुआ है 16F में। इसी को लेके मैं एक एक एग्जाम्पल में सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, एक एक एग्जाम्पल लेके। अब मान के चलो ये ए है, इसने बी को क्या दिया, 1000 रुपए दिए, बदले में इसका मोबाइल ले लिया। बी ने इसे अपना क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। क्लियर। अब ये क्या है कि 20 के पैसे लौटा नहीं रहा, 20 के पैसे लौटा नहीं रहा, तो ये जो मोबाइल होगा ये क्या होगा, ये मोबाइल होगा अंडर डिस्ट्रेंट, अंडर डिस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब जो गिरवी रखा हुआ मोबाइल है, गिरवी रखा हुआ जो मोबाइल है वो होगा अंडर डिस्ट्रेंट। क्लियर। अगर मान के चलो बी को इस मोबाइल की रिकवरी करानी है, बी को इस मोबाइल की रिकवरी करानी है, ठीक है, इसके लिए इसे सूट फाइल करना है, तो वो सूट फाइल कहां पर होगा, जहां पर ए ने इस मोबाइल को रखा हुआ है। क्लियर, वेयर द मोबाइल इज सिचुएटेड, वेयर द मोबाइल इज सिचुएटेड। क्लियर, जहां पर मोबाइल रखा हुआ है। फिर एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मान के चलो कि इसने मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से इसकी चोरी हो जाती है। ठीक है, देखो, अगर चोरी हो जाएगी तो हम चोरी के लिए एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर वो उसकी रिकवरी कैसे होगी, वो क्रिमिनल केस हो जाएगा और फिर पुलिस उसकी रिकवरी करा के आपको देगी। क्लियर, सिविल, आपको सिविल कोर्ट में जाके ये सिविल रेमेडी के थ्रू अपना मोबाइल रिकवर नहीं कराना पड़ेगा। आप ये क्या बन जाएगा, थेफ्ट होते ही ये क्रिमिनल केस में बदल जाएगा, फिर आप चोरी की रिपोर्ट लगाओगे। क्लियर, फिर आप चोरी की रिपोर्ट लगाओगे। अगर आप इस पे करते भी हो तो ये कहेगा कि साहब नहीं, मेरे पास नहीं है, वो तो चोरी हो गया, मैं आपको अब डैमेजेस दे सकता हूँ, कंपनसेशन दे सकता हूँ, मोबाइल के बदले पैसे दे सकता हूँ, बट रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी आपको अब कैसे करानी पड़ेगी, एफआईआर के थ्रू करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये किसी बच्चे का सवाल था, ठीक है, इसमें ये होगा। बाकी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अटैचमेंट का एक एग्जांपल देके बता दो कि अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को रिकवर कैसे कराएंगे या क्यों कराएंगे। अब देखो, मान के चलो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट में केस चल रहा है ए वर्सेस बी, ठीक है, और डिक्री आ जाती है। डिक्री में कोर्ट कहता है कि ये जो बी है ये ए को 50,000 रुपए देगा। डिक्री में क्या कहा जाता है कि ये जो बी है ये ए को 50,000 रुपए देगा, ये डिक्री हो गई है, ये डिक्री हो गई है। अब है क्या कि एक लड़का था सी, जिसके पास एक बाइक थी, ठीक है, जिसके पास एक बाइक थी, बाइक तो मुझे नहीं बनानी आती, पर मान के चलो, है ना, ये बाइक थी, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस बाइक को हमेशा, ये बाइक हमेशा बी के पास रहा करती थी, ठीक है, ये बाइक हमेशा बी के पास रहा करती थी, बी इस पर बैठ के चला करता था। क्लियर, बी इस पर बैठ के चला करता था, ये बाइक थी सी की। अब देखो हुआ क्या कि जब डिक्री हो गई कि साहब इसे 50,000 रुपए बी को देने हैं और ये पैसे नहीं दे रहा था, तो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए
एग्जीक्यूट कराने के लिए हम बी की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। बी की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्लियर। अब कोर्ट ने क्या किया कि 50,000 रुपए तो दे नहीं रहा, अब बी ने क्या किया कि सी की बाइक को अपना बता के इसे अटैच करा दिया, नकली कागज बनवा दिए, नकली कागज बनवा दिए, इसने भरोसा दिला दिया कोर्ट को कि मेरी बाइक है ना। कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टी को, इसकी बाइक को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। अब देखो बाइक, बाइक कौन सी अटैच्ड है, ये बाइक अटैच्ड है, ठीक है, ये बाइक अटैच्ड है। क्लियर। अब ये कोर्ट ने इसे अटैच किया है बी से रिकवरी कराने के लिए, बी से रिकवरी कराने के लिए। क्लियर। अभी अटैच्ड प्रॉपर्टी, अभी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, जो इसका असली मालिक है सी, ये इस अटैच्ड प्रॉपर्टी को रिकवर कराने के लिए सूट फाइल करना चाहता है। रिकवर ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अटैच्ड प्रॉपर्टी को कि भाई ये तो मेरी बाइक है, इसे इसे जो है कोर्ट मुझे दे, और बी की किसी प्रॉपर्टी को क्या करे, अटैच करे, क्योंकि ये बी की बाइक नहीं है, उसने झूठा कागज बना के वो प्रॉपर्टी अटैच करा दी, ये तो मेरी बाइक है। तो मैं रिकवर, अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कराने के लिए सूट फाइल करना चाहता हूं, और कौन सी प्रॉपर्टी, जो कि अटैच्ड बाय कोर्ट है। क्लियर। तो ऐसे केस में ये सी अपनी अटैच्ड प्रॉपर्टी को जब रिकवर कराएगा, तो वो कहां से कराएगा, मतलब किस कोर्ट में अपना सूट फाइल करेगा, जहां पर ये अटैच्ड प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब जहां पर इस बाइक को क्या है, जहां पर इस बाइक को रखा गया। क्लियर। जहां पर इस बाइक को रखा गया है। बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब क्लियर। अब देखो एक और चीज, अब आगे आती थी सेक्शन 6 का प्रोविजो। हाँ, आपको केवल वो कैसे भी अटैच हुआ हो, आपको क्या, आपको तो रिकवर कराना है, प्रॉपर्टी को रिकवर कराना है, तो आप सिविल एप्लीकेशन फाइल करोगे, आप सिविल सूट फाइल करोगे। हाँ जतिंदर कुमार, बी वर्सेस सी होगा। ठीक है। अब देखो एक और चीज आती है प्रोविजो। प्रोविजो टू सेक्शन 16, इसे बहुत ध्यान से समझना, है ना। इसमें मैं एक तो एग्जांपल्स भी आपको कराऊंगा, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, इसका प्रोविजो क्लियर हो जाए। अब देखो है क्या, देखिए है क्या कि हमने सेक्शन 16 में क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 16 में पढ़ा कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस हो, ए का केस हो, बी का, सी का, डी, ई, एफ, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी केस हो, हर केस में, हर केस में सूट कहां पर फाइल हो किया जा रहा है, सूट इज फाइल्ड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। क्लियर। सूट इज फाइल्ड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। पूरे पूरे सेक्शन 16 में, पूरे सेक्शन 16 में हम कह रहे हैं कि साहब आप कोई भी मैटर हो, आपका पार्टीशन का, रिकवरी का हो, पार्टीशन का हो, रिडेम्पशन का, फोरक्लोजर का हो, चार्ज का हो, ठीक है, कोई अदर राइट का हो, टॉर्ट का हो, कंपनसेशन का हो, मूवेबल प्रॉपर्टी का हो, डिस्ट्रेंट अटैचमेंट का, ठीक है। अब आप मान के चलो कि इन सारे मैटर्स में, इन सारे मैटर्स में सूट कहां पर फाइल हो रहा है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है बहुत कन्फाइंड है, बहुत नैरो है। सेक्शन 16 केवल बात करता है, सेक्शन 16 केवल बात करता है केवल एक ही जुरिस्डिक्शन की, मतलब वो एक ही कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देना चाहता है कि साहब उसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा जिसके एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जिसकी लोकल लिमिट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। केवल उसी कोर्ट को ये क्या देना चाहता है, ये जुरिस्डिक्शन देना चाहता है। ठीक है। बट जब हम प्रोविजो की बात करते हैं, जब हम प्रोविजो की बात करते हैं, तो प्रोविजो इस स्कोप को वाइड कर देता है, वाइडन द स्कोप।
वाइडन द स्कोप ऑफ जुरिसडिक्शन। कैसे? देखो ये कहता है कि मान के चलो कोई भी केस है, ठीक है, इसे छोड़ के, है ना, क्योंकि प्रोविजो केवल डील करेगा, प्रोविजो केवल डील करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रोविजो केवल वहां लगेगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम्हारा मैटर है सेक्शन 16A, सेक्शन 16B, सेक्शन 16C, सेक्शन 17D और सेक्शन 18E, अगर इनका कोई मतलब आपका मैटर इनमें से किसी में फॉल किया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। हमारा प्रोविजो चल रहा है, प्रोविजो टू सेक्शन 16, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोविजो तब लगेगा जब मेन प्रोविजन लगेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोविजो तभी अप्लाई होगा जब मेन प्रोविजन अप्लाई होगा, ठीक है, मेन प्रोविजन। और हमें यह भी पता है कि प्रोविजो केवल किस पे लगेगा, इन द मैटर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन द मैटर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कौन कौन करता है? केवल सेक्शन 16A, सेक्शन 16B, सेक्शन 16C, सेक्शन 16D, सेक्शन 16E, ये पांचों प्रोविजंस, ये पांचों क्लॉजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैटर है वो इनमें से किसी एक में फॉल करना चाहिए, तभी आपका मैटर कहां जाएगा, प्रोविजो में फॉल करने जाएगा। अगर आप मान के चलिए कि आपका मैटर इन पांचों में से किसी में भी फॉल नहीं कर रहा, तो उस पे प्रोविजो भी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? तो हमेशा प्रोविजो तभी लगेगा जब मेन प्रोविजन लगेगा। हमेशा ये आप याद रखिएगा कि मेन प्रोविजन जब लगता है तभी प्रोविजो अप्लाई होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेन प्रोविजन तो अप्लाई नहीं हो रहा, प्रोविजो डायरेक्ट प्रोविजो अप्लाई हो रहा है, नहीं। क्योंकि आप समझो, ये जो प्रोविजो है कोई अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। हम लिखते हैं प्रोविजो टू सेक्शन 16, मतलब ये जो सेक्शन 16 का ये जो मेन प्रोविजन है ना, इसका प्रोविजो है ये, ठीक है, इसका प्रोविजो है। अब आप मान के चलिए आपका मैटर अगर इन पांचों में से किसी एक मैटर में फॉल कर गया, अगर आपका मैटर, आपका सूट इन 5 क्लॉजेस में से किसी क्लॉज में फिट कर गया, क्लियर, तो ही केवल प्रोविजो के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है, ये देखने जा सकते हो कि प्रोविजो भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। जैसे जैसे सबसे सरल, सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा। आप सपोज करो 16E का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब ये एग्जांपल क्या है कि साहब ए ने क्या करा, बी की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई टॉर्ट्स कर दिया, और बी इसके खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है कंपनसेशन के लिए। क्लियर? इसने सूट फाइल कर दिया, कोर्ट ने डिक्री क्या दी कि साहब ए इस सिविल रॉन्ग, इस टॉर्ट को करने के लिए बी को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देगा, है ना। तो डिक्री आ गई, डिक्री आ गई। क्लियर? डिक्री ये आई कि साहब ये जो ए है, इसने, इसका घर क्या था, तोड़ा था, इसमें कोई सिविल रॉन्ग किया था, तो इसीलिए ए बी को 50,000 रुपए देगा। क्लियर? अब इस डिक्री को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है, अगर इस डिक्री को हमें क्या कराना है, इस डिक्री को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? मान लो या तो ये सिंपल अपने आप 50,000 रुपए बी को दे दे, या फिर हम क्या करेंगे, या तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी को अटैच कराएंगे, या फिर इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें अरेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? तो एटसेट्रा। तो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए हो सकता है हमें क्या करना पड़े, हमें पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू
पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना पड़े। ठीक है, पर्सनल डिक्री के थ्रू हमें, सॉरी, पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू हमें इस डिक्री को क्या कराना पड़े, एग्जीक्यूट कराना पड़े। तो देखो, अब हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन के लिए हमें जो रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ हमें कैसे मिलेगा, इसकी पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा। क्लियर? अगर मान लो हम जो सूट फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, हम जो सूट फाइल करना चाहते हैं, अगर वो सूट ऐसा है जिसमें हमारा जो रिलीफ है, जो हम लेना चाहते हैं ना कोर्ट से, जो रिलीफ लेना चाहते हैं, वो रिलीफ हमें कैसे मिलेगा, सामने वाली पार्टी के पर्सनल ओबीडियंस से। ठीक है, मतलब खुद पर्सनली उसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस रिलीफ को देने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें केवल प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए। प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर चाहिए तो हमें पर्सनल ओबीडियंस का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो उधर सूट में प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो कहता है कि मान लो कंपनसेशन का सूट है, कंपनसेशन का सूट जाएगा 16E में। 16E कहता है कि साहब केस कहां पर फाइल होगा, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, बट हमें पता है कि साहब ये जो कंपनसेशन है, ये इसके पर्सनल ओबीडियंस से हमें क्या कराना पड़ेगा, इसके पर्सनल ओबीडियंस से हमें ऑब्टेन कराना पड़ेगा। क्लियर? ये हमें कंपनसेशन तभी मिलेगा जब ये पर्सनली क्या होगा, अवेलेबल होगा। क्लियर? तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना रिलीफ उसके पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा, क्लियर, पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा, तो जहां पर ये डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, या फिर जहां पर ये डिफेंडेंट वर्क करता है, या फिर जहां पर इस डिफेंडेंट का बिजनेस होगा, ठीक है, इन तीनों में से भी किसी भी जगह हम क्या डाल सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो 16E बताता है ये और प्रोविजो बताता है ये। क्लियर? तो जब 16E अप्लाई होगा तभी प्रोविजो अप्लाई हो सकता है। तो जब दोनों चीजें अप्लाई हो जाएंगी तो हमारा जुरिस्डिक्शन 1 से बढ़ के 4 हो जाएगा। जब दोनों चीजें, केवल प्रोविजो थोड़ी अप्लाई करा लोगे। प्रोविजो अप्लाई कराने का मतलब ही ये है कि आपने किसी मेन प्रोविजन को अप्लाई कराया है, क्योंकि मेन प्रोविजन अप्लाई होगा तभी प्रोविजो अप्लाई होगा। क्लियर? तो हमने 16E पहले अप्लाई कराया, फिर हमने देखा कि प्रोविजो भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमें रिलीफ उसके पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा। तो जब 16E के साथ प्रोविजो भी अप्लाई होगा तो जुरिस्डिक्शन 1 की बजाय कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, निक। नहीं, वो तो सूट फाइल बाद में थोड़ी करोगे। सूट फाइल तो स्टार्टिंग में ही आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है, आप लिखोगे अपनी प्लेंट में, ठीक है, कि साहब इस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन क्यों है, आप लिखोगे। जब देखिएगा ना कि साहब आगरा की प्रॉपर्टी का केस है और दिल्ली में जाके फाइल कर रहा है, तो आप लिखोगे उसमें प्लेंट में कि साहब जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट पे, इस माननीय न्यायालय पे जुरिस्डिक्शन है। क्यों? क्योंकि 16 का प्रोविजो इसमें अप्लाई होगा, और 16 का प्रोविजो अप्लाई होने से डिफेंडेंट जहां रहता है वहां के कोर्ट पर भी जुरिस्डिक्शन आ जाती है, और क्योंकि डिफेंडेंट दिल्ली में रहता है तो हम दिल्ली के माननीय न्यायालय में इस सूट को फाइल कर रहे हैं। तो ऐसा आप कोर्ट पर लिखोगे। जी मंजीत सिंह, बिल्कुल अभी कर रहे हैं। अर्पित और मंजीत, कर दिया। डिस्टरबेंस हो जाता होगा आपको थोड़ा सा। वो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था इसे प्राइवेट करना। अगर पर्सनल ओबीडियंस जरूरी नहीं होगा, पर्सनल ओबीडियंस जरूरी नहीं होगा, तो केवल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, 16E के हिसाब से होगा। इसका मतलब जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां पर, केवल वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो, है ना। तो अगर प्रोविजो अप्लाई नहीं हो रहा
तो केवल एक ही जुरिसडिक्शन मिलेगा आपको। हाँ, यही तो गड़बड़ है अर्पित। बताऊँ, अगर सारे बच्चे बहुत पेशेंस वाले हो जाएँ ना, तो चैट को पब्लिक करने में फ़ायदा है ना? बट वही है कि अब बच्चे अपनी बातें उस पे स्टार्ट कर देते हैं उल्टे-सीधे, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, मैं भी मानता हूँ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो फिर पब्लिक वो प्राइवेट करने में फ़ायदा है। अगर बच्चा बिल्कुल शांत हो जाए, कभी-कभी कमेंट करे, तो पब्लिक करने में फ़ायदा है। नहीं बेटा, अब एक सूट को हम हर जगह फ़ाइल थोड़ी करेंगे फ़ातिमा, एक ही जगह फ़ाइल करेंगे। इन तीनों में से, इन चारों में से किसी एक जगह हम सूट को फ़ाइल कर सकते हैं। अ, हाँ, फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको, कृष्णा, फ़ायदे क्या-क्या हैं? फ़ायदे जैसे एक तो अलग-अलग तरह के रिलेवेंट क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन सब देख पा रहे हैं, है ना? तो लोगों का दिमाग खुलेगा थोड़ा-सा कि अच्छा, ये भी एंगल से हम देख सकते हैं इसे, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो इमैच्योर कमेंट्स करते हैं ना बहुत फ्रीक्वेंटली, वो कहीं न कहीं बच्चों के डर से, अब टीचर का डर तो है नहीं, बट और बच्चों के डर से वो बचते हैं कि यार बेवकूफ़ी भरा कमेंट नहीं करो वरना सब बच्चे हँसेंगे। तो ऐसे कई हद तक इर्रेलेवेंट कमेंट जो है बच जाते हैं अगर चैट पब्लिक होती है तो। समझ गए? तो ये भी एक कारण है। प्राइवेट करके ना फिर आदमी आँख बंद करके लिखता है कुछ भी कि बच्चे तो देख नहीं पाएँगे। सर देख रहे हैं बस, और सर के देखने का कोई वो है नहीं औचित्य। सर कुछ भी देखते रहें। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लास्ट में पूछना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्पित, रेस जुडिकाटा नहीं होगा इसमें। इसमें तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग होगा। रेस जुडिकाटा तो तब होता है जब वो किसी को वो जब वो कोर्ट डिसाइड कर चुका होता दोबारा उस केस को हम दाखिल कराने जाते तो, है ना? रेस जुडिकाटा इज़ अ डिफरेंट कांसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ, अब ये ना देखो, अगर पब्लिक कमेंट भी अगर रहेंगे और आप फुल स्क्रीन करके अगर देखोगे, तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे, कोई कमेंट फिर आएँगे ही नहीं। चलिए, चलिए, अब आगे चलते हैं। देखो एक और जैसे और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मान के चलिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है सपोज़ करो A की प्लस B की। इन्होंने इस प्रॉपर्टी से चार्ज क्रिएट किया हुआ है अपॉन C, ठीक है? चार्ज अपॉन C। क्लियर के साहब, इसे हम क्या देंगे, इस प्रॉपर्टी में से जितनी भी इनकम होगी उसमें से 5,000 रुपए इसे हर महीने हम सी को देते रहेंगे। चार्ज तो आप जानते हो, क्लियर, चार्ज आप जानते हो, है ना? अब मान लो चार्ज अगर नहीं दिया जाएगा, अगर चार्ज नहीं दिया जाएगा, अब ये क्या है, चार्ज अगर नहीं दिया जाएगा तो ये चार्ज के लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है? चार्ज के केस में
सी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो सूट फाइल करने के लिए हम बताओ कौन सा सेक्शन देखेंगे, कौन सा क्लॉज देखेंगे, बताइए। चार्ज, अगर चार्ज से रिलेटेड हमें सूट फाइल करना है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा हुआ था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 16C। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम, 16C देखेंगे, सेक्शन 16C देखेंगे, जो कहता है कि साहब सूट कहां पर फाइल होगा, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। क्लियर। अब साहब मान लो सूट फाइल कर दिया, सूट फाइल करने के बाद डिक्री आ गई। ठीक है, डिक्री में इसे पता है कि डिक्री में मेरे 10 महीने से इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मेरा 50,000 रुपया बनेगा, है ना, 50,000 रुपए मुझे मिलेंगे। अब 50,000 रुपए अगर इसे चाहिए, तो अब होगा क्या, इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए इनकी पर्सनल ओबीडियंस की जरूरत पड़ सकती है। डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए जहां पर देखो, जहां पर पैसे का मामला आ जाएगा, वहां पर पर्सनल ओबीडियंस से उस रिलीफ को ऑब्टेन कराया जा सकता है। ठीक है, जहां पर पैसे का मामला आ जाएगा, क्लेम का मामला आ जाएगा, मनी क्लेम का मामला आ जाएगा, वहां पर उसका पर्सनल ओबीडियंस से उसे रिलीफ ऑब्टेन कराया जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जहां पर हम ये कोर्ट को समझा सकते हैं कि साहब हमारा क्या, हमें पैसे चाहिए, और पैसे को ऑब्टेन करने के लिए इनकी पर्सनल ओबीडियंस को हमें क्या कराना पड़ेगा, इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। क्लियर। तो जब पर्सनल ओबीडियंस से आप रिलीफ को ऑब्टेन कराओगे, तो इसके साथ साथ मतलब 16C के साथ साथ प्रोविजो भी लगाना पड़ेगा, और प्रोविजो लगाते ही हमारे पास 3 जुरिस्डिक्शन और बढ़ जाएंगी, एक डिफेंडेंट का रेजिडेंस, एक डिफेंडेंट जहां काम करता है, और एक डिफेंडेंट का जहां बिजनेस है। ठीक है, डिफेंडेंट का जहां बिजनेस है। अब तुम कहीं भी सूट फाइल कर सकते हो, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। क्लियर। क्लियर। तो सिंपल सी बात ये कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि मान लो आपका मैटर 16 में जा रहा है, और 16 में भी ए में, बी, सी, डी और ई, अगर इनमें आपका मैटर फॉल कर रहा है, तो हम प्रोविजो भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहीं हमारा रिलीफ पर्सनल ओबीडियंस से तो नहीं ऑब्टेन्ड होने वाला। ठीक है, हम देखते हैं, हम देखते हैं कि सब मान लो ए में फॉल हो रहा है, तो ए के बाद भी प्रोविजो देखेंगे, बी के बाद भी प्रोविजो देखेंगे, सी के बाद भी प्रोविजो देखेंगे, डी और ई के बाद भी प्रोविजो देखेंगे। मतलब अगर हमारा मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर जाएगा इन पांचों क्लॉजेस में। इन पांचों क्लॉज में से जिस भी क्लॉज में हमारा मैटर जाएगा, हम ये देखेंगे कि कहीं जो हम रिलीफ मांग रहे हैं, वो रिलीफ इनके पर्सनल ओबीडियंस से अगर ऑब्टेन किया जाएगा, तो हम प्रोविजो भी अप्लाई कराएंगे, और प्रोविजो के अप्लाई होते ही जुरिस्डिक्शन 1 से बढ़कर 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर प्रोविजो भी अप्लाई हो रहा है, वो क्लॉज तो अप्लाई होगा ही जब प्रोविजो अप्लाई हो रहा है, तो हमारी जुरिस्डिक्शन क्या आ जाएगी, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, और डिफेंडेंट का रेजिडेंस, और डिफेंडेंट का वर्क, और डिफेंडेंट का बिजनेस। ठीक है, इन चारों जगह में से कहीं भी आप अपना सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल ओबीडियंस का मतलब है कि जैसे मान लो 50,000 रुपए मुझसे वसूल ले हैं, तो मान लो 50,000 रुपए नहीं दे रहा, 50,000 रुपए मुझसे लेने तो मुझे ही पकड़ना पड़ेगा ना, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। मुझसे पर्सनली आपको 50,000 रुपए चाहिए, है ना, अगर मैं नहीं दे पा रहा तो मेरी अरेस्टिंग करवाओगे, मुझे सिविल प्रिजन में डालोगे, है ना। तो ये पर्सनल ओबीडियंस जो मेरे द्वारा ही रिलीफ आपको दिया जाना है, तो बोलेंगे रिलीफ ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल ओबीडियंस, है ना, बिना मेरे वो रिलीफ आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर। अगर ऐसा कोई रिलीफ आप चाहते हैं, तो आप तो सेक्शन 16 का प्रोविजो भी
क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए महक, अंशुल अग्रवाल, समझ गए आप? हरीश तौरे, हाँ लगभग हर में आ जाता है। हाँ, तब नहीं होगा रिया सिंह, तब नहीं होगा, तब वो रिया सिंह, तब वो जाएगा सीधे सेक्शन 20 में। हाँ बिल्कुल, अनामिका सिंह। यस, डेविड पुरी। हाँ, महक ग्रोवर, बिल्कुल पहली सोचोगे जब फाइल करने जा रहे हो आप, है ना, आप फाइल करना चाहते हो जहां पर वो रहता है, दिल्ली में फाइल करना चाहते हो, तो प्लेंट में पहले ही लिखोगे ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, विदाउट एनी सेक्शन वी कैन नॉट अप्लाई प्रोविजो, मतलब विदाउट अप्लाइंग मेन प्रोविजन वी कैन नॉट अप्लाई प्रोविजो। अभिषेक मंडल पूछ रहे हैं सर व्हाट इज डीएफ। डीएफ का मतलब है बेटा डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जहां रहता हो, डिफेंडेंट जहां काम करता हो, डिफेंडेंट जहां बिजनेस करता हो। क्लियर? ठीक है, अभी अभी तो जब हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे ना, तो इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं ना कि कैरी ऑन बिजनेस, वर्क फॉर गेन, वॉलेंट्री एंड सॉरी एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, तो एक्चुअली एंड वॉलंटरली का क्या मतलब होता है, वर्क फॉर गेन का और कैरी ऑन बिजनेस में अंतर क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 20 में। हाँ, तब अगर कोई प्रॉपर्टी है, हमें लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी अटैच करानी चाहिए, और वो उसी शहर में जहां पर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट सिचुएटेड है, तो हम नहीं करेंगे पर्सनल ओबीडियंस से। तो सर पर्सनल ओबीडियंस इमूवेबल क्यों, मैं कब कह रहा हूँ इमूवेबल उसे मानोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानोगे, मैं कह रहा हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, ठीक है, उसमें भी अगर रिलीफ आपका पर्सनल ओबीडियंस से पूरा किया जाएगा तो प्रोविजो लगेगा, वरना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल हो ही रहा है आपका। ठीक है, अभी 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 धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे ना, जब 2-3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो ये कॉन्सेप्ट और ठीक से आपके दिमाग में बैठेगा। शिवेन प्रताप सिंह पाल। हाँ, तो ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन ही तो ट्रीट कर रहे हैं इसे मनप्रीत पुरी। भाई मेन प्रोविजन कह रहा है प्रॉपर्टी में होगा और कहीं नहीं होगा, बट प्रोविजो कह रहा है कि नहीं, ये भी हो जाएगा, इतनी जगह भी हो जाएगा, तो लाइक एन एक्सेप्शन ही है। कहीं भी हो सकता है, जहां पर आपको लग रहा है कि निखिल चौहान, जहां पर आपको लग रहा है कि कहीं भी जो है मतलब पर्सनल ओबीडियंस से ही हम रेमेडी रिलीफ को ऑब्टेन करा सकते हैं, वहां हो जाएगा। चलिए, बाकी लास्ट में पूछना बेटा, क्वेश्चन लास्ट में है ना, वरना फिर क्वेश्चन अभी बता दिए तो फिर बताओ कैसे काम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना, तो क्वेश्चन लास्ट में पूछना। हाँ, वो लास्ट में लूंगा, लास्ट में, दिव्यांशु मिश्रा, आई एग्री विद यू। मूवेबल प्रॉपर्टी का तो केस ही 16 में नहीं जाएगा रमनजोत सिंह, इसलिए कह रहा हूँ कि सबर रखो, पहले 20 तक हो जाने दो तो क्लियर होगा। अंशुल अग्रवाल बेटा, एग्जाम्पल से ही तो बताया है आपको मैंने अभी, मैंने बताया कि सब 50,000 रुपए वसूलने हैं, तो 50,000 रुपए तो मैं ही आपको दूंगा, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप अटैच कर लोगे, है ना, मुझसे ही लेना है, मुझसे ही वसूलना है, तो मैं नहीं दे पा रहा मान लो, तो मेरी अरेस्टिंग करोगे आप, है ना, तो रिलीफ आपको कैसे मिल रहा है, मेरे ही इन्वॉल्वमेंट से मिल रहा है, मेरे पर्सनल ओबीडियंस से मिल रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में आप कहाँ पर कर सकते हो, वहां पर सूट फाइल कर सकते हो जहां पर मेरा रेजिडेंस हो या फिर मेरा वर्क हो या बिजनेस हो। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा जरूरी नहीं है, ये तो हमें पहले सोचना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, कोमल सैनी।
नहीं नहीं दिव्यांशु, केवल डिफेंडेंट आएगा, है ना, केवल डिफेंडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बीच में क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन बीच में पूछ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? एक आध रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लो, एक आध बता भी देता हूं मैं। एक को एक आंसर बताने लगता हूं तो फिर लगता है कि आपको लगता है कि अरे यार ये भागने वाला है, अब सारे क्वेश्चन अभी पूछ लो, क्योंकि आज के बाद पता नहीं ये मिले ना मिले। तो ऐसा मत सोचा करो, मैं डेली आपको मिलूंगा, सब्र रखो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं, वैसे तो 50%, वैसे तो 50% बात मानोगे नहीं, बट फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ। सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20 तक जो बिल्कुल पेशेंस रखेगा, ठीक है, यानी कि अगर दिमाग में डाउट आ भी रहा है फिर भी पेशेंस बना के रखेगा, शांति से सेक्शन 16 से 20 तक केवल करता रहेगा, करता रहेगा, सबसे अच्छा क्लियर होगा। क्लियर, कोई डाउट एंड में, कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो उसके दिमाग में बचेगा, है ना? तो आप भी सब्र रखो, ठीक है, आप भी सब्र रखो। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी सिंगल सेक्शन में नहीं होता। कोई भी कॉन्सेप्ट किसी सिंगल सेक्शन में नहीं होता। अब अगर ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट पूरा 16, 17, 18, 19, 20 को मिला के ही तो बनेगा। आप आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि साहब सर 16 हमने पढ़ लिया यार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्लियर क्यों नहीं हुआ? आप दिमाग, आपके दिमाग में मतलब जो बच्चा इमेच्योर है उसके दिमाग में आता है यार 16 हो गया, बट ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? भाई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 सेक्शन मिला के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है। तो आपको एक सेक्शन पढ़ के कैसे समझ में आ जाएगा? ये बात तो आपको सोचनी चाहिए ना। हाँ, डाउट तब आना चाहिए जब मैं पांचों सेक्शंस पढ़ा दूं और मैं अपने मुंह से आपसे बोलूं कि साहब आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आज समाप्त हुआ। उसके बाद आपके मन में डाउट क्या आ रहा है, वो है असली डाउट, वो पूछो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्लियर? बहुत से मैंने देखे ऐसे क्वेश्चन बच्चों के, जो देखकर मुझे लगा कि वो कितना आगे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, है ना? वो चीजें तो अभी आगे कवर होंगी, तो उससे टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो बीच में आप? चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो ये हमने देख लिया, 16 देख लिया, 16 का प्रोविजो देख लिया। एक बार प्रोविजो को बेयर एक्ट से मैं रीड करवा देता हूं आपको। ठीक है, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट, अपने बेयर एक्ट को ओपन करिए, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट एंड ओपन सेक्शन नंबर 16। ओपन योर बेयर एक्ट, सेक्शन 16 निकालिए। देखो, अब देखो 16 ने हमें बता दिया कि साहब कहां पर फाइल करना है। 16 ने बता दिया कि साहब ऊपर जितने भी सरकमस्टेंसेज हैं, सबके सूट कहां पर फाइल होंगे, सबके सूट वहां पर फाइल होंगे वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। फिर प्रोविजो आता है, कहता है कि साहब ऐसा नहीं है, प्रोविजो कहता है कि प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है उसके अलावा भी सूट फाइल हो सकता है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये देखो, ये कहता है कि provided that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the dependent may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the court where the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, or carry on business
और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। क्लियर? तो ये कह रहा है कि जहां पर आपका रिलीफ कंप्लीटली उसके पर्सनल ओबीडियंस से ऑब्टेन कराया जाना है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रिलीफ है वो उसके पर्सनल ओबीडियंस से क्या कराया जाना है, ऑब्टेन कराया जाना है, तो आप इन जगह भी अपने सूट को फाइल कर सकते हो। किस किस जगह? जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, वर्क करता हो या बिजनेस करता हो। क्लियर? अब देखो, अब देखना, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमें करना है, दैट इज सेक्शन नंबर 18। ठीक है, पहले हम 18 करेंगे, उसके बाद 17 करेंगे। 16 हमने पूरा कर लिया, अब हमें 18 करना है, 18। ठीक, क्योंकि 17 में वैसे भी कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा अभी आपको, बट 18 पहले हमें करना है, 18 इज इंपॉर्टेंट। अब देखो 18 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। ये कहता है कि जहां पर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन इज अनसर्टेन। ठीक है, जहां पर किस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, ठीक है, जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, मतलब किस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, इसकी सर्टेनिटी नहीं है ना, मतलब इसका आपको पक्का नहीं पता। ठीक है, आपको पक्का नहीं पता, आपको कच्चा पता है, आपको कंफ्यूजन है कि यार इस कोर्ट पे जुरिसडिक्शन है भी या नहीं, इस कोर्ट पे जुरिसडिक्शन है भी या नहीं। क्लियर? तो जब अनसर्टेनिटी होगी, जब आपको पूरी तरह से पता नहीं होगा कि साहब इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है या नहीं, है ना, उस केस में सेक्शन 18 वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, उस एग्जाम्पल से पूरी तरह से समझ जाओगे आप, बट आपको बहुत ध्यान से इसे सुनना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल को अनिश्चित, हाँ अनिश्चित हो, है ना, जिसका जुरिसडिक्शन क्या हो, अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, हमें नहीं पता कि नहीं सब अलीगढ़ के कोर्ट पे ही जुरिसडिक्शन है, या दिल्ली के कोर्ट पे ही जुरिसडिक्शन है, गुड़गांव के कोर्ट पे ही जुरिसडिक्शन है, नहीं, हमें आधा आधा लगता है कि यार ये तो डाउटफुल है कि दिल्ली पे जुरिसडिक्शन है या नहीं। क्लियर? हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली पे जुरिसडिक्शन होगी, सामने वाला कह रहा है नहीं होगी, तो डाउटफुल है, डाउटफुल है कि गुड़गांव में जुरिसडिक्शन होगी ना या नहीं होगी, तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो जब जुरिसडिक्शन को लेके अनसर्टेनिटी होगी, क्लियर, तब काम आएगा सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर आप देखना कि क्या होगा। अब देखो, मान के चलो ये फादर है, FS1, FS2, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी है दिल्ली में, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है आगरा में, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी है जयपुर में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी जयपुर में। अब देखो, अब एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, देखो जो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, उसका पार्टीशन करा सकते हैं। ठीक है, उसका पार्टीशन करा सकते हैं, बट जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अपने पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी, भाई हमारे डिवॉल्व नहीं हुई है प्रॉपर्टी, ऊपर से खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, भाई ये घर तो मैंने अपने पैसों से खरीदा है,
तो उसका पार्टीशन कैसे करा लोगे? तो ऐसी प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन नहीं होता, ऐसी प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन नहीं होता। क्लियर? अब देखो, एक फैमिली होती है जिनके पास 3 प्रॉपर्टी होती है, दिल्ली, आगरा और जयपुर। क्लियर? अब ये एफ क्या करता है, इस पर पार्टीशन का सूट फाइल करता है, सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन। जब पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं तो हमें 16 में देखना पड़ता है, 16 बी। ये कहता है वहां फाइल कर दो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां फाइल कर दो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रॉपर्टी तो 3 जगह सिचुएटेड है ना? तो इसी के साथ 17 में बस इतना कहते हैं कि जब प्रॉपर एक से ज्यादा जगह प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो तो उन सारी जगह में से किसी भी जगह आप सूट फाइल कर सकते हो। 17 बस इतना कहता है। ठीक है, 17 बस इतना कहता है। भाई जब हम पार्टी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के सूट फाइल करेंगे तो हम 16 बी देखेंगे। 16 बी कहता है कि वहां फाइल कर दो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। हमने देखा प्रॉपर्टी यहां पर सिचुएटेड है, यहां भी सिचुएटेड है, यहां भी सिचुएटेड है, तो फिर हम 17 को भी ले जाएंगे। जब हमारी प्रॉपर्टी, जब जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा जगह होता है तो 17 कहता है ठीक है, सब में से किसी एक जगह फाइल कर दो। ठीक है, मतलब 17 कहता है कि साहब इस कोर्ट के पास भी जुरिसडिक्शन होगा, इस कोर्ट के पास भी जुरिसडिक्शन होगा, इस कोर्ट के पास भी जुरिसडिक्शन होगा, जहां मन करे वहां पर अपना सूट फाइल कर दो। क्लियर? क्योंकि सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 3 जगह फॉल करेगा। सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जिन प्रॉपर्टीज पे आप सूट करना चाह रहे हो वो 3 जगह है, तो तीनों कोर्ट पे क्या होगी? जुरिसडिक्शन होगी। तीनों कोर्ट पर क्या होगी? जुरिसडिक्शन होगी। ये 17 कहता है, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। दिव्यांशु मिश्रा, अभी रुक जाओ, इसलिए मैं कहता हूं पहले पहले आगे मत भागा करो। मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं गलती से 17 लिख रहा हूं 18 पढ़ाने में, नहीं, 17 ही कहता है। ठीक है, 17 कहता है कि इनमें से किसी भी कोर्ट पे आप क्या कर दो? सूट फाइल कर दो। ठीक है साहब, मतलब अगर इस एफएस को पार्टीशन का सूट फाइल करना है तो 16-17 ये कहते हैं कि दिल्ली में भी कर सकते हो, आगरा में भी कर सकते हो, जयपुर में भी कर सकते हो, क्योंकि जो सूट का जो सब्जेक्ट मैटर होगा, सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? इस सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? इस सूट का सब्जेक्ट मैटर होगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पार्टीशन, जिनका पार्टीशन हो सकता हो। इस सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर होगा कि जिन प्रॉपर्टीज का आप पार्टीशन कराना चाहते हो, जिन प्रॉपर्टीज का आप पार्टीशन कराना चाहते हो, तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर, इस सूट का सब्जेक्ट मैटर लोकेटेड होगा, वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब देखो, ये प्रॉपर्टी जो है ना जयपुर वाली, ये प्रॉपर्टी विवादित है, डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट क्यों है? एफ कहता है कि मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, और FS1 कहता है कि नहीं, ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है क्योंकि एफ तो कह रहा है ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और FS1 कह रहा है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हुई तो ये सूट का सब्जेक्ट मैटर होगी। समझना, अगर ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हुई तो इसका पार्टीशन होना मुमकिन है और पार्टीशन के सूट का ये सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी। बट अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हुई तो पार्टीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो ये सूट का सब्जेक्ट मैटर होगा ही नहीं, और सूट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तो जयपुर में जुरिसडिक्शन भी नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तो जुरिसडिक्शन भी नहीं होगी। क्लियर? फिर हम पे केवल, मान लो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता, सब मानते हैं ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो केवल जुरिसडिक्शन आता वो दिल्ली और आगरा में आता है ना। बट क्योंकि FS1 जो सूट फाइल कर रहा है पार्टीशन का, वो इसे भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही मानता है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट मैटर पार्टीशन सूट का ही बना देता है कि साहब जयपुर वाली प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन होना चाहिए।
क्लियर। अब देखो, अब ये क्या करता है, ये जो FS1 है ये सूट फाइल करता है जयपुर में। ये जो सूट फाइल करता है, सूट फाइल्ड इन जयपुर, सूट फाइल्ड इन जयपुर। ठीक है, अब देखो जयपुर के कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये अनसर्टेन है। ये अनसर्टेन है, क्यों? क्योंकि जैसे ही सूट फाइल जयपुर में किया जाता है, अपोजिट पार्टी यानी फादर ऑब्जेक्शन लगा देता है कि साहब ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो अब ये तो फिर ये तो लंबा मैटर है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो प्रूव करेंगे पहले फादर, बेनामे के कागज लाएंगे, सेल डीड के कागज लाएंगे, ठीक है, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो ये भैया जो बेटा है ये कागज लाएगा कि साहब ये तो देखो पुरानी प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी है, ये तो डिवॉल्व होती हुई आ रही है। क्लियर। तो देखो यहां पर कोर्ट को भी नहीं पता, सूट आ गया, सूट फाइल हो गया, FS1 के हिसाब से सूट फाइल जयपुर में भी हो जाना चाहिए, बट फादर के हिसाब से सूट फाइल जयपुर में नहीं हो सकता। क्लियर। अब तब जयपुर के कोर्ट में सूट फाइल होगा तो जयपुर के कोर्ट को भी क्या है, ये अनसर्टेनिटी है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। तो अगर ये केस आ जाता है जहां पर आपको ये नहीं पता कि आपकी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट में होगी या नहीं होगी, वहां पर सेक्शन 18 अप्लाई किया जाता है, वहां पर सेक्शन 18 अप्लाई किया जाता है। सिनेरियो समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले, एग्जाम्पल आपको समझ में आया नहीं आया। अब सेक्शन 18 कैसे अप्लाई होगा, वो कहेगा क्या, ये हम आगे करेंगे। यहां तक समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, लगभग सबके समझ में आ गया, बस एक दो बच्चे के समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट का, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप एक बार अच्छे से इसे रिवाइज करने की कोशिश करो अपने मन में कि क्या क्या पूरा सिनेरियो क्या था। क्लियर। उसके बाद हम ब्रेक के बाद फिर इसका पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा आपको इस क्वेश्चन का, और फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। क्लियर। चलिए, हाँ डिस्प्ले पे मैं रहने दूंगा, डिस्प्ले पे रहने दूंगा, डिस्प्ले मैं नहीं हटाऊंगा। तो आप आराम से बोर्ड पर देखकर इसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो वीडियो बैक करके भी कोशिश कर लो। ठीक है, ओके। ओके, so let's take a break of 3-4 minutes, then we will continue.
आया समझ में? अब आया समझ में आपके? मतलब ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है समझ में आया? आज जूम सेशन है, जूम सेशन में रजिस्ट्रेशन आप कर लेना 8:30 बजे, ठीक है? तो आज मैं सिनॉप्सिस आपको दिखाऊंगा, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि मेंस की तैयारी कैसे करें, उसमें निष्कर्ष निकल के आया कि साहब हमें बनाने सिनॉप्सिस, हमें बनाने शॉर्ट नोट्स, है ना? अब शॉर्ट नोट्स बनाने पर बच्चे बोले कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो आज मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स आपके क्लियर हो गए, मतलब बन के तैयार हो गए, तो मेंस से कभी आपको डर नहीं लगा करेगा। आप इंतजार करोगे कि यार प्री क्वालिफाई करूं और मेंस तो हमारे हाथ में है। क्लियर? तो 8:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जूम सेशन। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल ही दिया था। कोई बात नहीं, जो लिंक है ना, लिंक, वो लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो जूम सेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, अभी दोबारा डाल दूंगा। जूम पर होगा, जूम। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं 8:30 बजे, ठीक है? फिर से डाल दूंगा, अभी फिर से डाल दूंगा। ये सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि आप किससे रिलेटेड सूट कर रहे हो। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कर रहे हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड? जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड। तो जितनी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होंगी ना, वो सब क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट मैटर टू दिस सूट। वो सब क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट मैटर टू दिस सूट। जूम बेटा एक एप्लीकेशन है जिसपे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो बेटा मैं कितनी बार आपको भेजूं? पवन वार्ष्णेय 35 नाम से आईडी है, टेलीग्राम आईडी पवन वार्ष्णेय 35। वो आईडी डालो आप, चैनल पे पहुंच जाओगे। पवन सर की पाठशाला नाम से चैनल है। बेटा रिकॉर्डेड सेशन इसका नहीं मिलेगा, इसलिए आप मिस मत करिएगा, ठीक है? रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलेगा इसका। जीके की क्लास अब लेना स्टार्ट करूंगा, अभी कुछ प्लान अभी चल रहा है। अंकिता, कोई बात नहीं, कंफर्म, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंफर्म ही है। सीधे लिंक पे क्लिक करके आप जमा जो है सेशन ज्वाइन करना। अब देखो, नहीं हुई थी फातिमा, नहीं हुई थी, है ना? अब देखो इस पे दिमाग लगाओ, इस पे दिमाग लगाओ। देखो फिर से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना कि ये एक फैमिली है, FS1 और FS2। मतलब ये पिताजी हैं, इनके दो बेटे हैं। इनकी 3 प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में, एक आगरा में, एक जयपुर में, ठीक है? अब ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, दिल्ली और आगरा वाली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। बट ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या नहीं, इस पर विवाद है। FS1 जो है ये पार्टीशन का सूट फाइल करना चाहता है फादर पे, और पार्टीशन का सूट कहां फाइल होगा ये 16B बताएगा। कहता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो वहां कर दो। प्रॉपर्टी तो भाई 3 जगह सिचुएटेड है, तो कहां करें? 17 कहता है कहीं भी कर दो। अगर एक से ज्यादा जगह आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो एक से ज्यादा जगह जहां जहां सिचुएटेड है उनमें से किसी भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है साहब? तो हमें पता चल गया, FS1 को पता चल गया कि पार्टीशन का जो सूट फाइल होगा वो दिल्ली में होगा, आगरा में होगा, या जयपुर में होगा। मतलब पार्टीशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वहां मैं सूट फाइल कर सकता हूं। FS1 ने सूट फाइल किया जयपुर में, बट जयपुर वाली प्रॉपर्टी पे ये फादर कह रहे हैं कि साहब ये पार्टीशन में कैसे आ सकती है, ये पार्टीशन सूट का सब्जेक्ट मैटर कैसे बन सकती है? ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसका पार्टीशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पार्टीशन सूट की सब्जेक्ट मैटर कैसे बनेगी? क्लियर? ये पार्टीशन सूट का सब्जेक्ट मैटर कैसे बनेगी? क्लियर? तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्लियर? अब जैसे ही सूट फाइल हुआ जयपुर के कोर्ट में, वहां पर ऑब्जेक्शन भी फाइल हो गया। तो कोर्ट को क्या हो गई? अनसर्टेनिटी हो गई कि साहब मेरे पास जुरिस्डिक्शन इस पार्टीशन सूट को फाइल करने का है भी या नहीं है, ठीक है? मतलब ये जो हमारा पार्टीशन सूट है, सूट फॉर पार्टीशन,
सूट फॉर पार्टीशन, ये हमारा कहां पर फाइल हुआ, जयपुर में। बट जयपुर में इस सूट को लेके जुरिस्डिक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है। ठीक है, मतलब अनसर्टेन का मतलब है नॉट कंफर्म, कंफर्म नहीं है कि यहीं पर जुरिस्डिक्शन होगी, यहां जुरिस्डिक्शन नहीं होगी या नहीं होगी, इसमें कंफ्यूजन है, इसे बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित है। क्लियर, अनसर्टेन। तो जब जब जुरिस्डिक्शन जब जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन हो तो हमारा सेक्शन 18 क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक्शन 18, ऐसे केसेस में सेक्शन 18 अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब ये सेक्शन 18 कहता क्या है, अब देखो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, इसमें दो केसेस, मान लो ये जो सूट था ये जयपुर के कोर्ट में फाइल हुआ, जयपुर के कोर्ट में क्या हो गया, जयपुर के कोर्ट में सूट फाइल हो गया। क्लियर। ठीक, अब है क्या, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन। अब देखो दो चीजें होंगी कि या तो वो ये अनसर्टेनिटी क्या करेगा, या तो वो अनसर्टेनिटी इसे रिकॉर्ड करेगा, कोर्ट क्या करेगा, अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लेगा और ट्रायल चलाएगा। अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लेगा मतलब कोर्ट को पता है कि अनसर्टेनिटी है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि साहब अनसर्टेनिटी है, फिर भी मैं ट्रायल चलाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे पे जुरिस्डिक्शन निकल आए, हो सकता है कि इनका जो विवाद है कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, हो सकता है कि जब जजमेंट आए तो ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, तो मेरे पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगा ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, केवल इस अनसर्टेनिटी को क्या करता हूं, रिकॉर्ड कर लेता हूं अलग और ट्रायल चलाता हूं। क्लियर, रिकॉर्ड कर लेता हूं और ट्रायल चला लेता हूं। क्लियर, ट्रायल चलाने के बाद जो भी डिक्री ये देगा, ट्रायल चलाने के बाद जो भी डिक्री ये देगा वो डिक्री क्या होगी, वैलिड होगी, चाहे इस पे जुरिस्डिक्शन बाद में निकले या ना निकले। क्लियर, मान लो कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर, और उसके बाद ट्रायल कर लिया कि साहब मुझे पता है, मुझे पता है कि जुरिस्डिक्शन में क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्लियर, मैं केवल उम्मीद पे मैं इस ट्रायल को चला रहा हूं, पार्टीशन के सूट को चला रहा हूं, जैसे ही विवाद क्लियर होगा ये डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर कोर्ट ने अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद ट्रायल चलाया है, तो कोई भी डिक्री आए क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। क्लियर, मान लो, ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि कोर्ट डिड नॉट रिकॉर्ड, कोर्ट डिड नॉट रिकॉर्ड, ठीक है, और ट्रायल चला लेता है। कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करता, कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करता, अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड नहीं करता और ट्रायल चला लेता है। क्लियर, ट्रायल चला लेता है। ऐसे केसेस में भी क्या होगा, ऐसे केसेस में भी डिक्री क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। ऐसे केसेस में भी डिक्री क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। क्लियर, यहां पर अनसर्टेनिटी है, कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, यहां पे कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं करा, ट्रायल चला लिया, यहां भी अनसर्टेनिटी है। क्लियर, देखो एक मैटर ऐसा होगा जहां पर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, और जहां पर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से देखना, कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा और कोर्ट को पता है, कोर्ट हैज न्यू दैट
इट डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन। मतलब कोर्ट को पता है कि मेरे पे जुरिसडिक्शन नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, कोर्ट ये जानता है, कोर्ट ये जानता है कि मेरे पे जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी अगर ट्रायल चलाता है तो ये ट्रायल क्या हो जाएगा, वॉइड। ये जो ट्रायल के बाद डिक्री आएगी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा। क्लियर, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा। क्लियर, देखो दोबारा से बताता हूं, दोबारा से बताता हूं। अब देखो ये दिल्ली में एक प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आगरा में थी, एक प्रॉपर्टी जयपुर में थी। ये प्रॉपर्टी ही क्या थी, डिस्प्यूटेड थी। क्लियर, इनके पार्टीशन के लिए, इनके पार्टीशन के लिए हमने सूट फाइल किया, कहां पर, जयपुर में। जयपुर के कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन क्या है, अनसर्टेन है, जुरिस्डिक्शन क्या थी, अनसर्टेन थी, है ना भाई। जयपुर के कोर्ट को नहीं पता था कि जो है ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है ना। तो जयपुर के कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन केवल तभी आएगा जब ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी, जब ये पार्टीशन का सब्जेक्ट मैटर बनेगी। क्लियर, अब देखो, अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं। देखो, पहला केस, कोर्ट जो अनसर्टेनिटी है ना, कोर्ट जो अनसर्टेनिटी है उसे रिकॉर्ड करता है और ट्रायल चलाता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी, कोर्ट कह रहा है कि तो मुझे नहीं पता, ठीक है मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। अब रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल चलता है, ट्रायल में बाद में पता चलता है कि साहब केवल दिल्ली और आगरा की प्रॉपर्टी ही क्या है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और जयपुर की जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसका पार्टीशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी पार्टीशन सूट आया, जो भी पार्टीशन के लिए जजमेंट ये देगी जयपुर की कोर्ट, ये फिर भी क्या रहेगा, जजमेंट इसका वैलिड रहेगा। अब देखो, भले ही बाद में ये पता चला कि इस कोर्ट पे, जयपुर के कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, ठीक है, भले ही हमें बाद में जाके ये पता चला है कि इसने तो अनसर्टेनिटी की वजह से इसे क्या कर दिया, ट्राई कर दिया। क्लियर, इस पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, इस पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी इसने ट्राई करा। क्यों ट्राई किया, क्योंकि बेचारे को पता नहीं था, अनसर्टेनिटी थी। तो कोर्ट कोर्ट बाद में मान लो ये पता चले कि इस कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी इसने ट्राई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। क्लियर, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है कि साहब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेके अनसर्टेनिटी थी, है ना, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, डिड नॉट रिकॉर्ड, ये बात रिकॉर्ड नहीं करी और ट्रायल चलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे केसेस में भी क्या है, ट्रायल जो होगा, मतलब जजमेंट जो होगा वो वैलिड रहेगा, जजमेंट जो होगा वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, है ना। अब इससे मतलब नहीं है कि रिकॉर्ड करे तब भी वैलिड है, रिकॉर्ड ना करे तब भी वैलिड है, बट क्या होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो कोर्ट को ये पता है, कोर्ट न्यू दैट इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, कोर्ट को पता है कि मेरे पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्लियर, फिर भी अगर ये ट्रायल चला लेता है तो भी ये वैलिड रहेगा, है ना। बट ये तीसरा वाला एक केस में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा। तो देखो, अब देखो इसका वो क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जब कोर्ट को लेके जुरिस्डिक्शन क्या अनसर्टेन है ना, तो वो ट्राई कर सकता है, रिकॉर्ड करके भी कर सकता है, बिना रिकॉर्ड करे भी कर सकता है। दोनों ही केस में जो डिक्री वो देगा वो वैलिड मानी जाएगी। अगर उसे पता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वो ट्राई करता है, तब भी वैलिड मानी जाएगी। बट वहां पे डिक्री वॉइड हो सकती है कंडीशन पे, जब उसके जजमेंट देने से या उसके ट्राई करने से अगर फेलियर ऑफ
जस्टिस हो रहा हो, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो। बताइए। क्लियर हुआ ये आपको? बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? डिक्री, जो भी डिक्री देगा, जो भी डिक्री, साहिल कुंद्रा कोई भी कुछ भी डिक्री देगा, पार्टीशन डिक्री देगा, सब वैलिड रहेगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी निकले चाहे, भाई एक बार बताओ, अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी फिर तो इस पे जुरिसडिक्शन आ ही गया ना, तो फिर तो वैसे भी वैलिड है। अनामिका सिंह, फिर तो वैसे भी वैलिड है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो पार्टीशन जो है जयपुर वाले का नहीं होगा, दिल्ली और आगरा का हो जाएगा बस। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कोर्ट ईमानदारी से क्या कह रहा है कि साहब अनसर्टेनिटी है, मुझे पता है, मैं रिकॉर्ड ये अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ट्रायल चला रहा हूँ, है ना। ट्रायल चलाता है, बाद में चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी निकले चाहे ना निकले, चाहे उसमें जुरिसडिक्शन निकले या ना निकले, वो ट्रायल क्या होगा, वैलिड होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, लकी मिश्रा, डिग्री वैलिड मानी जाएगी, बाद में भी पता चलेगा, डिग्री वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, देखो वॉइड केवल एक ही कंडीशन में होगी, जब कोर्ट को पता हो कि मेरे पे जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी ट्रायल चलाता रहे और डिक्री दे दे, और उस डिक्री से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, ये प्रूफ कर दे अगर सामने वाली पार्टी, तो वो डिक्री क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, बाकी सारे केसेस में डिक्री वैलिड रहेगी। और सूट दिल्ली में फाइल हुआ है तो बात ही नहीं आएगी जुरिसडिक्शन की, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 16 में चला जाएगा ना, कि 16-17 में चला जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, डिग्री वैलिड होगा, दीपिका पांडे डिग्री वैलिड होगा, है ना। भाई डिग्री आ गया मान लो, और जयपुर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं निकली, तो उसका क्यों होगा पार्टीशन, उसका फिर नहीं होगा। तो भानु प्रताप तो भी वैलिड मानी जाएगी। अनामिका सिंह, है ना। बेटा जयपुर की जो डिस्प्यूटेड है ना प्रॉपर्टी, तो वो दिल्ली में भी अगर प्रॉपर दिल्ली में भी डालेगा तो जुरिसडिक्शन पे सवाल नहीं उठेगा दिल्ली में, है ना। बट जयपुर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या नहीं, इस पर तो फिर भी सवाल रहेगा। बेटा कोर्ट से तो समन ही आएगा आपके पास, है ना अंकिता। ये तो बेटा आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज को प्रूव करोगे। हाँ डिग्री वैलिड होगी, बट उसका पार्टीशन नहीं हो पाएगा फिर, समझ गए। ऊपर के दोनों केसेस में डिग्री वैलिड ही रहेगी, ठीक है। ये फेलियर ऑफ जस्टिस केवल हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे। हाँ फारूक, लीक कर सकते हो आप। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो दिल्ली में भी तो नहीं होगा जुरिसडिक्शन, दिल्ली पे तो भाई दिल्ली की प्रॉपर्टी तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो दिल्ली के कोर्ट में तो जुरिसडिक्शन होगा ही होगा।
है ना? बट हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा ज़रूर कि जयपुर की प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट कोर्ट के पास तो जुरिसडिक्शन है ही सब्जेक्ट मैटर पार्टीशन सूट का। अ, ठीक है, लब मैं आपके क्वेश्चन अभी बता दूँगा, ठीक है? अभी जो बच्चे अभी प्रेज़ेंट का प समझाया हुआ पूछ रहे हैं, पहले उन्हें डील करने दीजिए, है ना? आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ और मेरी एडवाइस तो यही है कि आप भी प्रेज़ेंट में अगर क्वेश्चन ये वाले पहले ये समझने की कोशिश करो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? बाकी वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, वो पुराने सेक्शन का क्वेश्चन है ना? तो वो इसके बाद मैं डील करूँगा। हाँ, निखिल चौहान हो सकता है भाई, ऐसा ही होगा। अगर जयपुर की प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं निकली, तो ऐसे ही किया जाएगा। ये लीजिए साहिल कुंद्रा पब्लिक कर दिया। जयपुर की प्रॉपर्टी डिसाइड होने के बाद ट्रायल नहीं हो सकता या फिर जयपुर को एग्जेम्प्ट करके डिग्री हो सकती है। डिग्री आ जाएगी गौरव कुमार, डिग्री वैलिड भी रहेगी। मतलब जयपुर वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी 2 का पार्टीशन होगा। हाँ, लकी मिश्रा। फिर केस सॉल्व नहीं होता है, पार्टीशन के बाद ये सॉल्व हो कि जयपुर वाली प्रॉपर्टी सिर्फ अगर है तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। अंकिता गुप्ता बेटा इतना इतना जो है आप हाइपोथेटिकल अगर सोचोगे, है ना? तो कॉन्सेप्ट्स कैसे आप मतलब स्ट्रॉन्ग कर पाओगे? देखो हर चीज़ को प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में लगाकर नहीं सोचते जब हम बेरेट को या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो। तुमने लिखा है सर इतना जल्दी तो केस सॉल्व नहीं होता, ठीक है। और पार्टीशन के बाद ये सॉल्व हो कि जयपुर वाली प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, तो इनजस्टिस हो जाएगा ना, दोबारा से टल जाएगा केस उस पे, ठीक है? दोबारा से टल जाएगा, ठीक है? और जब देखो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन पहले सॉल्व होने का है, वो पहले किया जाएगा। पार्टीशन करने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि ये जयपुर वाली प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या नहीं, समझ गए? तब उसके बाद ही पार्टीशन करेगी, उससे पहले पार्टीशन नहीं करेगी। सर अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो सर जयपुर की जुरिसडिक्शन हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जयपुर में। नहीं, पार्टीशन सूट है ना और पार्टीशन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो नहीं होता। तो वो पार्टीशन सूट का सब्जेक्ट मैटर जयपुर वाली प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो इसीलिए जयपुर में जुरिसडिक्शन नहीं आएगी फिर। पारुल शर्मा जो डिमोटिवेट आपको कर रहा है ना वो कभी बनेगा नहीं जज, है ना? क्योंकि हमेशा देखो जब आप आगे बढ़ने की सोचते हो ना तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो हमें पीछे खींचता है वो हमारे साथ वाले होते हैं। हमेशा ये बात याद रखना। हमेशा डिसीज़न कोई भी गलत नहीं होता। कोई भी डिसीज़न लो, उसे जस्टिफ़ाई करना आना चाहिए, ठीक है? मैंने मैंने जब अपना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की जॉब छोड़ी थी, तो लगभग 100% 100 चलो नहीं, कुछ-कुछ लोग मेरे साथ थे, 99% लोगों ने कहा था कि गलत किया है। आज वही लोग कहते हैं कि यार अच्छा किया, छोड़ दिया, है ना? कि तुम इसमें ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो। क्लियर? तो अपने डिसीज़न्स कोई डिसीज़न सही या गलत नहीं होता, अपने डिसीज़न को जस्टिफ़ाई किया जाता है सही तरीके से, कि साहब मैंने ये किया था, इसे जस्टिफ़ाई करके दिखाया है। ठीक है? तो साथ के लोग तो केवल आपको पीछे खींचने में लगेंगे, उनकी बात जितनी मानोगे उतना आप पीछे रहते रहोगे। इंसान सामने वाले को पीछे करना चाहता है बट खुद आगे निकल के नहीं, उसे पीछे ढकेल के। तो ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए दूसरों की बातें मत सुनो, जो डिसीज़न ले लिया उस पे बिल्कुल दृढ़ता से मेहनत करते रहो। अगर दिल्ली में नहीं लगेगा, दिल्ली में केस फाइल करेगा तो क्यों लगेगा 18? ठीक है, थैंक यू फरूक। सर फिर बेनिफिट क्या मिला फादर को सूट डालने का क्योंकि वो वैलिड हो रही है फिर भी। देखो वैलिड हो रही है वो पार्टीशन को लेके, समझ रहे हो? आप एसेंस को समझ नहीं रहे। आप मुझे लग रहा है आप बहुत दिमाग से बहुत हड़बड़ी में हैं। भाई फायदा और नुकसान इसमें कुछ नहीं है। भाई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब जयपुर की करे, चाहे दिल्ली की करे, चाहे आगरा की करे। भाई अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जयपुर की या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जयपुर की, ये तो हर कोर्ट डिसाइड करेगा ही करेगा। क्लियर? बस
जयपुर ने कर दिया बिना जुरिस्डिक्शन होते हुए भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जयपुर के कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसने ट्राई कर दिया तो दोबारा से अब ट्रायल करवाओ। क्लियर? तो उसे देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि साहब कोई बात नहीं है, अनसर्टेनिटी थी, फिर भी इसने ट्राई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री अच्छी है, वैलिड ही रहने दो। बेटा ये अलग-अलग जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है, ट्राई कर ले तो वो वॉइड हो जाएगी, है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है ना? अब देखो आप यहाँ पर लिख रहे हो कि सर पहले पढ़ा था जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वॉइड हो जाएगी, बट वो जुरिस्डिक्शन कौन-सा था? टेरिटोरियल थोड़ी था, मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा और कोर्ट ने ट्राई कर लिया तो वॉइड हो जाएगा। ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अनसर्टेनिटी के कारण अगर कोई ट्राई कर रहा है ना? तो डिग्री क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। अंतर है दोनों चीज़ों में। और मेरी एक बात हमेशा मानना, ये जो जो है कॉन्सेप्ट खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन पूछने लगते हो ना, हमेशा जीवन भर क्वेश्चन ही पूछते रह जाओगे। ठीक है? मैंने हमेशा ये समझाया है कि पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद ना घर जाके एक बार प्रॉपर क्लास नोट से रिवाइज़ करा करो। ठंडे ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से उस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करा करो। एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करा करो 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आए ही ना, और आएगा तो अच्छा डाउट आएगा। क्लियर? वरना तो आप ऐसे ही इमैच्योर डाउट पूछते ही रहोगे। इनका कोई फ़ायदा थोड़ी है ऐसे क्वेश्चन पूछने का। हर्षिता पुनिया देखो, वॉइड होने के लिए 2 एसेंशियल हैं कि कोर्ट को पता था उस पे जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी ट्राई किया, और जो डिक्री दी है उसे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। ये दोनों अगर साथ में होंगे तो वॉइड होगी, वरना हर केस में वैलिड रहेगी। हर्ष बेटा वो आज मैं बताऊंगा ना उसे, मेंस जूम सेशन उसे ज्वाइन करना। हाँ रमनजोत, बिल्कुल यही है। नालिनी त्रिपाठी, थैंक यू। बच जाएगा फादर, है ना भाई? फादर तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, जाहिर सी बात है। बिना स्पेस, संचित श्रीवास्तव बिना स्पेस करके डालो, है ना? पवन वासनी 35, या फिर एट द रेट ऑफ पवन वासनी 35 डालो तो आ जाएगा। अपील में जाएगा रानी, अपील में। रजिस्टर के लिए टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, उसे करिएगा, संचित श्रीवास्तव। पवन वासने 35 कोई लिख के भेज दो, जो ऑलरेडी ऐड हो वो यहाँ पर कमेंट में भेज दो। ये संचित श्रीवास्तव, ये वहां से नोट कर लेंगे, अब तो चैट पब्लिक है। रेणु तिवारी ने भेज दिया, आप देख लीजिए संचित। सर 3 में से जयपुर नहीं करा ट्रायल तो क्या होगा? तो अनसर्टेनिटी होगी ही नहीं, फिर सीधे ट्रायल होगा, पार्टीशन। बस बस वो क्वेश्चन पे डिस्प्यूट रहेगा कि जयपुर को पार्टीशन वाली प्रॉपर्टी माना जाए या नहीं माना जाए, उस पे वो आंसर दे देगा, है ना? बट दिल्ली और आगरा वाले कोर्ट पे एटलीस्ट जुरिस्डिक्शन होगी पार्टीशन सूट की, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तो पार्टीशन वाली है। राजस्थान की वैकेंसी का नहीं पता बेटा मुझे। फेलियर ऑफ जस्टिस में अपील होगा या न्यू सूट होगा? देखो डिग्री वॉइड हो गई तो नया सूट होगा, है ना? कोई बात नहीं, ये वाला कर लेना आप रानी, ये वाला कर लेना। ठीक है। सर will the court decide if it has jurisdiction in that court, or will the opposite party decide in these situations?
कोर्ट डिसाइड, ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करेगा जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्योंकि अपोजिट पार्टी तो केवल ऑब्जेक्शन डालेगा, डिसाइड कोर्ट ही करेगा कि साहब वो ऑब्जेक्शन सही है या नहीं। क्रक्स का बेटा एक बार आप मैनेजमेंट को लिखो, नीरज राव, एक बार मैनेजमेंट को लिखो, ठीक है, और बाकी के बच्चे भी मेरी बात सुन ले। देखो, जो मैं कॉन्सेप्ट डेली पढ़ाता हूँ उसका डाउट सेम डे आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कभी आपको बढ़िया दिमाग में सेटल होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए ना, उसे पहले घर जाके एक बार रिवाइज करा करो, समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग देखा करो, वरना क्लास नोट से एक बार दो बार पूछा करो, मतलब वो पढ़ा करो, रिवाइज करा करो, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो अगले दिन आप डाउट पूछा करो, ये होता है सही तरीका। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत बड़ी भैया, देखो अमीषा अवस्थी अगर डाउट नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली वो बात है जो हर पॉइंट पे डाउट जिनको आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी है ना, कहीं ना कहीं ग्रेस्पिंग पावर की कमी है, उन्हें जरूरत है ज्यादा रिवीजन की, उन्हें जरूरत है मेडिटेशन की। क्लियर, अब बताओ। अब पुराने सेक्शन का एक डाउट लेके आए थे, लव। लव क्या अभी आप क्लास में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो मैं अभी आपके डाउट बताऊं, वो एक बार आप दोबारा प्लीज क्वेश्चन लिख दीजिए। बताइए लव। अब सब आज की क्लास में तो डाउट लगभग सबके हो गए, पुरानी क्लास का डाउट था लव का। हाँ, तो अब क्वेश्चन लिख दो बेटा एक बार फटाफट। बेटा अब एग्जाम्पल तो अब टाइम नहीं है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल अब मैं कल दूंगा ए और बी का, ठीक है, ए और बी का एग्जाम्पल मैं कल दूंगा। सर अगर दो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है और अलग अलग स्टेट से सिचुएटेड है तो सूट कहाँ फाइल होगा? दोनों दोनों में से किसी भी जगह फाइल हो सकता है नाम का। सेकंड लाइन में 16 के प्रोविजो में सेकंड लाइन में, ठीक है। टाइम अब हो गया, पर अब बेटा ये ना डाउट खत्म ही नहीं होते। ठीक है, ये लव, ये तो प्रोविजो पढ़ के मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, ये मैं कल समझा दूंगा। दूसरा डाउट आपका मुझे याद आ गया, वो मेन प्रॉफिट विद और विदाउट प्रॉफिट्स था, है ना। उसमें क्या था कि मान लो आप रिकवरी करा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, रिकवरी ऑफ परेशान कर रहे हैं। अब आपने देखा बी आपके घर में कब्जा कर लेता है, पर आपके घर में तोड़फोड़ भी कर देता है। क्लियर, अब आप या फिर मान के चलो कि आपकी दुकान पे कब्जा कर लेता है वो, और दुकान को रेंट पे उठा देता है और 10 महीने का रेंट कमा लेता है ना। सपोज करो 50,000 का उसने प्रॉफिट कमा लिया आपकी जगह से, बाद में आप रिकवरी और परेशान मांगोगे, और जो प्रॉफिट उसने कमाया है ना उसके लिए भी आप क्या करोगे, रिलीफ मांगोगे। तो यहाँ पे जो वो रिलीफ है ना प्रॉफिट वाला, ठीक है, उसके बिना आप रिकवरी मांगो या उसके साथ रिकवरी मांगो, सूट फाइल वही होगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। समझ गए लव? समझ गए लव? ठीक है, बाकी लव ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 16 के प्रोविजो वाला, ये मैं कल बता दूंगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, संजय श्रीवास्तव, बेटा आपको मिल गया टेलीग्राम चैनल, विच जॉब? मैं जॉब करता था पहले। ठीक है, वो जॉब मेरी छूट गई, आपके पास में आ गया। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बीएनएस वालों से बीएनएस में मिलते हैं, बाकी से मिलते हैं बेटा कॉर्पोरेट में नहीं। आई वॉज प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर इन बिहार, ठीक है, मैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था, ठीक है। मैंने मेरा अभी
बिहार में सिलेक्शन हुआ था विद रैंक 22। ठीक है, तो 8:30 पे, बाकी सब लोगों से कितने बजे मिलते हैं? 8:30 बजे मिलते हैं जूम सेशन पे। ठीक है, मैं लिंक अभी टेलीग्राम चैनल पर दोबारा डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।